नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं पेपर 2 ऑफ सेक्शन डी मैथ्स का स्टैंडर्ड। ठीक है, तो स्टैंडर्ड पेपर हम शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोगों ने बी और सी कंप्लीट कर लिया था। तो आइए देखते हैं कि स्टैंडर्ड मैथ्स में किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं सेक्शन डी के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। बच्चों, यहाँ पे हमसे पूछा गया है 47 क्वेश्चन पेपर 2 का सेक्शन डी। If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. ओके, तो फ्रैक्शन जो है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इट बिकम्स हाफ, उसकी वैल्यू हाफ होगी अगर वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 को ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू हाफ हो जाएगी। तो फ्रैक्शन क्या है वो हमें बताना है। देखो बेटा, फ्रैक्शन के अंदर दो पोर्शन होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, दैट इज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो हम यहाँ पे सपोज करेंगे लेट the numerator be x and denominator be y. Okay, so therefore fraction is equal to क्या हो जाएगा, x upon y। ये हो गया ओरिजिनल फ्रैक्शन। ओके, अब क्या बोल रहा है, एज पर द क्वेश्चन वो हमें कह रहा है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में हमने x में +1 कर दिया एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर से हम लोग 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1 हो गया। ठीक है, तो पहले हमें इसको सॉल्व करना होगा। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेशन फ्रेम करते हैं, फिर आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर देना है। तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू वाई माइनस 1। सो देयर फोर एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो y माइनस 1 ही आएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको यहाँ ले लेते हैं और इसको बाहर ले लेते हैं। तो x, ये y अंदर आएगा तो माइनस में चला गया, इक्वल्स टू -1 है यहाँ पे, और ये +1 वहाँ पे चला जाएगा तो -1। ठीक है, सो क्या हो गया यहाँ पर, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, चलिए आगे रीड करते हैं। आगे क्या बोला गया, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन बन जाएगा हाफ। ओके, सो क्या लिखेंगे, अगेन हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 प्लस कर रहे हैं तो फ्रैक्शन क्या हो गया बच्चा, हाफ हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये ऊपर आ गया, ये यहाँ पे चला गया। सो क्या हो गया, 2x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 1। सो देयरफॉर 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ये बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। पॉइंट क्लियर हुआ, सॉरी इक्वेशन नंबर। ओके, इसको मैं 1 दे देती हूँ। ठीक है, ये कोई इक्वेशन नहीं, तो ये 1। अब देखो बेटा, अब अपने पास दो इक्वेशन बन गई। अब आप इसको किसी मेथड से सॉल्व कर लो। सब्स्टिट्यूशन आ गया, एलिमिनेशन आ गया। आई गो फॉर द एलिमिनेशन, वो फटाफट हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एलिमिनेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, और इक्वेशन 2 है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर y और y दोनों सेम जा रहे हैं, साइन दोनों का सेम है, तो सिर्फ साइन अपन चेंज कर लेते हैं। और हमें पता है कि साइन हम नीचे देकर चेंज करेंगे तो माइनस, ये माइनस का प्लस, और ये 1 प्लस में है तो माइनस। ठीक है, डन। ओके, तो ये y और y कैंसिल आउट हो गया, x माइनस 2x, तो कितना होगा -x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा -3। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो x वैल्यू क्या आ गई बेटा जी 3। डन। ओके, अब हम लोग x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 या 1 किसी में भी। सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, ओके, x की जगह पर 3।
3 माइनस वाई इक्वल्स टू -2, ये वहाँ पे चला जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2 -3, तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू -5, माइनस माइनस कैंसल, वाई इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो बेटा वाई के लिए क्या आ गई, 5 आ गई, तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन गया, सो दस द फ्रैक्शन इज 3/5। डन, क्लियर? ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, देखिए तो। सो आपसे क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 514 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 2 स्क्वायर्स हैं, उनके जो एरियाज हैं उनका प्लस करेंगे तो हमें 514 मिलेगा, एंड द पेरीमीटर्स डिफर बाय 8 सेंटीमीटर, और दोनों स्क्वायर के जो पेरीमीटर है वो एक दूसरे से 8 सेंटीमीटर से डिफर करते हैं। तो हमें दोनों स्क्वायर की साइड्स बतानी है। तो देखो वो तो हमें पता है नहीं, तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट द साइड ऑफ, अब देखो बेटा एक चीज़ अपन मान के चले, यहाँ पर समझ ही पा रहे हैं कि पेरीमीटर्स जो हैं वो दोनों के अलग अलग है, मतलब कि एक स्क्वायर लार्जर होगा, एक स्क्वायर स्मॉलर होगा, है ना। तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट द साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर बी a सेंटीमीटर एंड द साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर इज कैपिटल A लिख देती हूँ मैं। ठीक है, बी लिखना चाहे बी लिख दो, एक्स वाई लिखना चाहे, सपोजिशन नहीं करना है, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। ठीक है, तो मैंने a सेंटीमीटर ले लिया। नाउ एज पर द क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर क्या होगा, अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर, है ना। तो स्मॉलर स्क्वायर के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ, ठीक है, लार्जर स्क्वायर, तो ये भी साइड स्क्वायर है, तो साइड मतलब कि कैपिटल ए सेंटीमीटर स्क्वायर, और इन दोनों का प्लस कितना बोल रहा है, 514। सो देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है, 514। ये बन गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। ओके, नाउ एंड देयर पेरीमीटर डिफर बाय 8 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर निकाल देते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, अब पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। ठीक है, तो स्मॉलर स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, 4a, और पेरीमीटर में सेंटीमीटर का सेंटीमीटर ही आता है। ओके, एंड पेरीमीटर ऑफ लार्जर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a सेंटीमीटर। ठीक है, सो देयरफॉर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देयर पेरीमीटर्स डिफर बाय 8, तो लार्जर का पहले लिखेंगे, तो 4a माइनस 4a इज इक्वल्स टू 8 का गैप आ रहा है। ओके, 4a कॉमन, 4 कॉमन निकाल दें, तो a माइनस a इज इक्वल्स टू 8, a माइनस a इज इक्वल्स टू 8/4, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, तो a माइनस a इज इक्वल्स टू 2। ओके, चलो अब ये है और ये है, ठीक है, दो इक्वेशन है कुछ, अब यहाँ पे दोनों में स्क्वायर है, यहाँ पे है नहीं, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, तो अब एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ पे कोई भी एक को अकेला कर देते हैं। ठीक है, समझो मैं ये ए को यही रहने देती हूँ और इस ए को पीछे ले लेती हूँ, तो क्या होगा, 2 + a, इक्वेशन 2 बननी थी, उसमें से मैंने इक्वेशन 3 बनाई। ठीक है, अभी इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं फर्स्ट के अंदर, तो क्या आएगा, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 in equation 1. So therefore a square plus a square is 514. So therefore a square plus, अब ये a क्या है, ये a है 2 + a। ठीक है, तो ये a की जगह पे क्या लगा दूँ, 2 + a होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 514। सो देयरफॉर a स्क्वायर यहाँ पे लग जाएगा हमारे पास
एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, जहाँ पे x की जगह पे 2 ले लो और y की जगह पे a ले लो, तो क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 वाई की जगह पर a प्लस वाई की जगह पर a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 514। ठीक है बेटा, क्लियर? चलिए, सो देयरफॉर a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 2 2 ज़ा 4a प्लस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 514। a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज 2a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4, ये 514 को अंदर ले लो तो माइनस 514 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो 2a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 510 हो जाएगा, 4 माइनस हो जाएंगे इसमें से, 2 कॉमन निकल सकता है, निकाल दे रहे हैं, a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 5 10 55। ठीक है, सो क्या आ गया मेरे पास इक्वेशन, a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 255। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग फैक्टराइजेशन सॉल्व कर लेते हैं। तो 255 का फैक्टर्स निकाल दूँ, 5 5 ज़ा 25, 1 ज़ा 3 का लगेगा, 3 1 ज़ा 3, 7 ज़ा 17, हमें 2 चाहिए ना, देखो आ गया, 5 3 ज़ा 15 और ये हुआ 17, माइनस करोगे कितना आएगा, 2 आएगा, तो देखो बीच में 2 चाहिए, मिल गया हम लोगों को, है ना? ओके, सो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 17a प्लस माइनस माइनस 15a माइनस 255 इक्वल्स टू 0। a कॉमन निकलेगा तो क्या आएगा, a प्लस 17 माइनस 15 कॉमन निकलेगा, क्या आएगा, a प्लस 17। ठीक है, तो एक ब्रैकेट आया a माइनस 15, एक ब्रैकेट आ गया a प्लस 17 इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर a माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 15, a प्लस 17 इक्वल टू 0, 17 वहाँ पे जाएगा तो a की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 17। अब a तो स्क्वायर का साइड है ना, और साइड तो कभी नेगेटिव में होता ही नहीं है, तो इसके लिए a की ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नाउ इसका मतलब कि a की वाली वैल्यू पॉसिबल होगी। अब हमें कैपिटल A भी निकालना है, दोनों स्क्वायर के साइड्स निकालने हैं, तो हमारे पास रिलेशन है ये वाला, लगा देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 3, a इज इक्वल्स टू 2 प्लस a इज इक्वल टू 2 प्लस 15, कितना आया, 17। जो आपका नेगेटिव होता है ना, एक्चुअली वही आंसर आता है आपका पॉजिटिव के अंदर ही, जब आप सब्स्टिट्यूट करते हो वैल्यू को। सो दस द साइड्स ऑफ both squares are 15 centimeter and 17 centimeter। डन बेटा, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, स्टेट एंड प्रूफ कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, मतलब कि बीपीटी। तो बेटा पहले इसका हम लोग स्टेट लिख देते हैं, मतलब कि एम लिख देते हैं ये स्टेटमेंट का। आपको लर्न करना होगा क्योंकि 1 मार्क आपको ये एम की मिलेगी एग्ज़ाम के अंदर। तो स्टेटमेंट क्या बोलता है इसमें, दैट इफ़ अ लाइन डिवाइड्स any two sides of a triangle in the same ratio, prove that it is parallel, it मतलब वो लाइन, ठीक है, it is parallel to the third side। ठीक है, देखो बट ऑब्वियसली बीपीटी का उल्टा, बीपीटी में हम लोगों को पैरेलल दिया हुआ था और हमें साइड्स को रेशियो में प्रूव करना था, यहाँ पे साइड्स रेशियो में दी हुई आपको पैरेलल प्रूव करनी है। तो आइए पहले हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सो ट्रायंगल ABC
ये हो गया डी ई। ठीक है, सो हम यहाँ पे गिवन में क्या लिख सकते हैं, हम गिवन में लिखेंगे दैट इन ट्रायंगल ए बी सी, हम लोगों को पैरेलल प्रूव करना है ना। ओके, तो डी ई इज अ स्ट्रेट लाइन सच दैट, अभी डी ई कैसी लाइन बनाई है हमने, ऐसी बनाई है कि ए डी और डी बी का जो रेशियो होगा वो ए ई और ई सी के बराबर है ना। ए डी और डी बी का रेशियो ए ई और ई सी के बराबर है। तो हम लोग को इसमें प्रूव करना है दैट डी ई इज पैरेलल टू ए सी। ठीक है, अब देखो सिर्फ फिगर यूँ देख के तो कुछ लग नहीं रहा है, तो पहले तो हमें इसके अंदर करना होगा कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे हम ना, यहाँ पर एक एफ पॉइंट बना लेंगे डी से, ठीक है, हम ये एफ पॉइंट बना लेंगे डी से, और हम कहेंगे कि अगर डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल नहीं है, ठीक है, तो डी जो है वो एफ से मीट कर रहा है ए सी पर एट एफ। ओके, और इस तरीके से कि डी एफ जो है वो बी सी के पैरेलल है। हालांकि दिखने में तो नहीं है, सीधी सी बात है, पागलपंती है, बट बताना है तो बताना पड़ेगा, अब 4 मार्क्स चाहिए ना अपने को। ठीक है, तो हम लोग क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं यहाँ पर दैट इफ डी ई इज नॉट पैरेलल टू ए सी, जो हमें प्रूव करना है हम कह रहे हैं कि वो नहीं है। ठीक है, मान के चलते कि वो है ही नहीं, तो क्या होगा। ठीक है, तो बी सी के सॉरी डी ई इज पैरेलल टू बी सी है, अगर मैंने ए सी क्यों लिखा है। ठीक है, तो हम ये मान के चलते कि वो बी सी के पैरेलल है ही नहीं, तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं डी एफ। ओके, सच दैट डी एफ इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, नाउ देयरफॉर इन ट्रायंगल ए बी सी डी एफ जो है वो बी सी के पैरेलल है। सो देयरफॉर बाय बी पी टी थियरम, बी पी टी थियरम है तो हमें पता ही है ना कि अगर एक साइड दूसरे के पैरेलल होती है तो उसके साइड से रेशियो में हो जाता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए एफ अपॉन एफ सी। ये ई को आंखों से हटा दो, अभी है ही नहीं अपने पास, तो ए एफ अपॉन एफ सी। डन, बट डी बी अपॉन ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। तो हमें दिया हुआ है, ये गिवन है, तो अगर मैं कंपेयर कर लूँ, अगर मैं कंपेयर कर लेती हूँ इक्वेशन 1 और 2 को, तो देखो ए डी अपॉन डी बी और ए डी अपॉन डी बी दोनों में सेम है, तो दोनों का अलग, अगर एल एच एस सेम है तो दोनों का आर एच एस भी सेम होगा। सो देयरफॉर ए एफ अपॉन एफ सी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, दोनों का सेम हो जाएगा। ओके, अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको सिंक्रोनाइज करने के लिए हम लोग ना ऐड कर रहे हैं 1, एडिंग 1 टू both sides, we get AF upon FC plus 1 is equals to AE upon EC plus 1। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, तो AF प्लस ये FC यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 इंटू एफ सी इज एफ सी। चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर AF प्लस एफ सी अपॉन एफ सी, और वहाँ पे हो जाएगा ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी। ठीक है, अब बगल में आपके फिगर है ना, देखो तो ज़रा, ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ प्लस एफ सी मिला के पूरा क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया ए सी अपॉन एफ सी। सिमिलरली ए ई प्लस ई सी, देखो बगल में ये रहा ए ई और ये रहा ई सी, तो ए ई और ई सी प्लस करोगे तो पूरा क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा।
ठीक है, तो सबका प्लस जो है वो ए सी आ रहा है। अब दोनों का न्यूमरेटर ए सी इक्वल है और साइन भी इक्वल है, तो इसका मतलब ये होता है कि एफ सी और ई सी भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब फिगर देखो तो एफ सी और ई सी देख रहे हो, ये रहा एफ सी और ये रहा ई सी, ये दोनों हम इक्वल बोल रहे हैं। अब ये दिखने में तो बिल्कुल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि तभी पॉसिबल होगा, ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब एफ जो है वो ई की जगह पर आ जाए या ई जो है वो एफ की जगह पर आ जाए। ठीक है, मतलब कि ये दोनों कैसे होने चाहिए, कोइंसाइड होने चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन ई एंड एफ कोइंसाइड। तो अगर ये हो जाता है तो हम, जैसे हमने तो सच दैट बोल दिया ना कि डी एफ इज़ पैरेलल टू बी सी। ठीक है, तो अगर डी एफ पैरेलल है बी सी के और हम जो है वो कह रहे हैं कि ई और एफ कोइंसाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि डी ई भी क्या हो जाएगा, बी सी के पैरेलल हो जाएगा। प्रूव्ड। ना बच्चों 15th क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं क्या कह रहा है 15th क्वेश्चन। कह रहा है कि सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल जी ई जी एफ, इनके बाइसेक्टर्स हैं सच दैट डी और एच जो है वो ए बी और एफ ई साइड पे लाइक कर रहे हैं ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ई एफ जी। अब सबसे पहले तो ये दो ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है, फिर ही कुछ पल्ले पड़ जाएगा, ऐसे तो कुछ समझ में आ गया नहीं अपने को। तो पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी, एंड ट्रायंगल ई एफ जी। ठीक है ना। अब क्वेश्चन दोबारा देखते हैं क्या कह रहा है। सी डी एंड जी एच आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी। ए सी बी, ये एंगल सी है, यहाँ से सी डी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। ओके, इसका मतलब ये है कि ये इसको दोनों इक्वल एंगल्स पे काटेगा। ओके, और यहाँ पर जो है वो जी एच। ओके, और ये इसके एंगल्स इक्वल हैं, तो हम गिवन लिखे हैं यहाँ पर। ओके, साथ ही साथ क्या लिखा गया, इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी के सिमिलर भी है, तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी इज गिवन। साथ ही साथ ये दोनों एंगल बाइसेक्टर्स हैं। ठीक है, तो ए सी डी इक्वल है किसके, बी सी डी के, ये दोनों एंगल डिवाइड हो गए इक्वली। और ये दोनों किसके आधे हैं, ये दोनों आधे हैं ए सी बी के, ए सी बी के। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा ई जी एच इज इक्वल्स टू एफ जी एच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ई जी एफ, यहाँ तो एफ जी ई। ठीक है, ये गिवन हमने लिख दिया जो इन्होंने हमें कहा है। हमें प्रूव करना है, सबसे पहले हमें शो करना है कि सी डी और जी एच इक्वल हैं ए सी और एफ जी के, और दूसरा बताना है कि ट्रायंगल डी सी बी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल एच जी ई के। ठीक है, ओके, प्रूफ शुरू करते हैं। अब सबसे पहले ये दिया हुआ है, अब देखो ये ना बेटा साइड्स के रेशियो हैं, पॉइंट को समझना मेरी ना। तो ये तो जो है वो रेशियो ऑफ द साइड्स है। अब ये हम रेशियो कब लिखते हैं, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, बात समझो, वही होता है ना, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तभी तो हम उनके साइड्स को रेशियो में लिख सकते हैं और उनके एंगल्स को इक्वल बोल सकते हैं। सिमिलरिटी के पहला क्राइटेरिया तो यही है। तो अब देखो ये साइड्स तुम्हें कहीं नज़र आ रहे हैं क्या, ये है सी डी। अब बेसिकली अगर हम देखें तो हम लोगों को ऐसा कोई ट्रायंगल तो दिया नहीं हुआ है, ये ए बी सी और एफ ई जी सिमिलर है, उसमें सी डी तो आएगा नहीं। तो अगर मुझे सी डी और जी एच है, ध्यान देना, सी डी है और जी एच है, इसके साथ क्या है ए सी है, ए सी है,
इसका मतलब मुझे साफ साफ पता चल गया कि भैया पहले मुझे तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को पहले मुझे सिमिलर प्रूव करना पड़ जाएगा। इनको सिमिलर प्रूव करूंगी तभी तो मैं इनके साइड्स को रेशियो में ले सकती हूँ CPST के। बात समझ में आई? ठीक है, अब इनको प्रूव करने से पहले जो गिवन दिया हुआ है इसको थोड़ा सा अपन टटोल लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल FEG के। अब कोई भी ट्रायंगल सिमिलर होगा तो हम उसमें क्या लिख सकते हैं, दैट एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे एंगल A जो है वो एंगल F के इक्वल, एंगल B जो है वो एंगल E के इक्वल, और एंगल C जो है वो एंगल G के इक्वल। इसको नंबर 1 डाल देती हूँ मैं। ठीक है, और ठीक है, आई थिंक इतना काफ़ी है। डन। नाउ कंसीडर ट्रायंगल A, ठीक है, दिख रहा है क्या है, ट्रायंगल ADC और EHG, ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल EHG। ठीक है, अब देखो बेटा इसके अंदर ये एंगल, सुनना ध्यान से, ये जो एंगल A है और ये एंगल E इक्वल बोलूं? नहीं, ये एंगल इक्वल नहीं जाएगा ना। ओके, नेमिंग थोड़ा शफल कर लेते हैं, यहाँ पे E कर लेते हैं और यहाँ पे F। ठीक है, कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला, एक ही बात है ना। तो क्या हो गया कि A जो है वो F के इक्वल, और हमने यहाँ पे बता भी दिया है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल यहाँ पे F आएगा। ठीक है, FGH। अब वैसे हमें निकालना भी FG था ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एंगल यहाँ पे HFG, बिकॉज 1 में हमने बता दिया दोनों इक्वल है। ओके, दूसरा क्या लिख सकते हैं, अब देखो सुनना ध्यान से बात को, ये एंगल C और ये एंगल G दोनों हमने इक्वल बता दिए, एंगल C और एंगल G। अब अगर ये दोनों इक्वल है तो इन दोनों के आधे आधे भी तो इक्वल होंगे, है ना। तो इन दोनों का आधा आधा मतलब कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे, ACD लिखेंगे। सो देयरफॉर ACD इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, FGH, बिकॉज एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल G। तो देयरफॉर हाफ ऑफ एंगल C इज ऑल्सो हाफ ऑफ एंगल G के इक्वल, क्योंकि बाइसेक्टर बोला ही है, दो एंगल्स आ गए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सो देयरफॉर बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया triangle ADC is similar to triangle FHG। ठीक है, सो देयरफॉर बाय CPST के जो साइड्स वो लिख देते हैं, CD अपॉन GH, दिख रहा है CD अपॉन में GH। ठीक है, इज इक्वल्स टू AC अपॉन FG। डन, क्लियर? ओके, अब हमें प्रूव करना होगा नेक्स्ट। क्या है हमारे पास नेक्स्ट, ट्रायंगल ही बोला है तो चलो साफ साफ ट्रायंगल उठा लेते हैं हम लोग। नाउ कंसीडर ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HGE। ठीक है, ओके, सॉरी। अब देखो बेटा पहले नाम देख लेते हैं हम लोग, DCB ये वाला ट्रायंगल आया है ना, और HGE ये वाला ट्रायंगल आया। ठीक है, तो देखो अब वही वही केस तो पहले हो जाएगा, ये पूरा पूरा इक्वल था तो ये वाला आधा पोर्शन भी इक्वल हो जाएगा, है ना। तो ये पहला तो वही लिख सकते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या लिख दें, DCB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, HGE, बिकॉज एंगल C और एंगल G इक्वल है फ्रॉम 1, सो देयरफॉर हाफ ऑफ एंगल C इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल G। ठीक है, डन। तो एक तो एंगल आ गया,
दूसरा दूसरा क्या कर सकते हैं, नाम क्या है हमारा, ओके। अब देखो नाम क्या था ट्रायंगल का, नाम है हमारे पास डी सी बी, तो क्या बन रहा है डी सी बी, तो ये एंगल बी आएगा, तो ये एंगल बी एंगल ई के इक्वल, देखो हमने प्रूव में यहाँ पे लिखा भी एंगल बी और एंगल ई इक्वल, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम लोग दैट एंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू एंगल किसके इक्वल आएगा, ई के ना, हाँ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एच ई जी बिकॉज 1, तो अगेन देयरफॉर बाय ए क्राइटेरिया ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर है ट्रायंगल एच जी ई के, ठीक है, डन, क्लियर, ओके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. ठीक है, फिर से क्या बोल रहा है, from the top of a 7 meter high building the angle of elevation of the top of a cable tower. Okay, pencil scale कहाँ गई, ये हम लोग को एक बिल्डिंग दी है, ठीक है, और यहाँ पे हमको एक टावर दिया है, ठीक है। बिल्डिंग और ये टावर, ठीक है। अब बिल्डिंग की हाइट कितनी है बेटा, 7 मीटर, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो ये बिल्डिंग की हाइट है 7 मीटर, ओके। अब बिल्डिंग के टॉप से आप क्या कर रहे हो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, ये केबल टावर है, इसके टॉप को देख रहे हैं हम लोग यहाँ से, तो आप जब इसके टॉप को देखोगे तो आप यहाँ पर हो, ठीक है, तो आपका जो साइन ऑफ साइट होगा वो ये वाला होगा जहाँ से देख रहे हो, तो इसके बीच का एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री, ओके। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू इट्स फुट, और यहीं से ही यहीं पे आप खड़े हो और यहीं पे आप उसके फुट को देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से कितना एंगल बन रहा है बेटा, 45 डिग्री, तो हम लोगों को ये टावर की हाइट बतानी है, डन, क्लियर। अब देखो बेटा, अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, साफ साफ की हॉरिजॉन्टल क्या बोलते हैं अपन, हाँ हॉरिजॉन्टल फ्रेम, ये लैंड हो गया, ये हमारा सरफेस हो गया, तो ये हमेशा देखो कैसे जा रहे हैं, जेड शेप जा रहा है, तो जेड मतलब क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल, तो ये एंगल 45 है, तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा जी 45, ठीक है। चलिए थोड़ा नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी डी ई, ठीक है। चलिए तो अब हम लोगों को ए बी दिया हुआ है 7 मीटर, ठीक है, एक थीटा 1 दिया हुआ है 60 डिग्री, थीटा 2 दिया हुआ है 45 डिग्री, इतना क्लियर। अब बेटा मेरी बात सुनना, ये पूरा अगर 7 मीटर है तो ये भी तो 7 मीटर ही होगा, दोनों पैरेलल हैं, तो इसका मतलब कि यहाँ तक तो आई कैन राइट 7 मीटर, ठीक है। मुझे टोटल हाइट निकालनी है, तो टोटल हाइट इज ई सी, ई सी जो है वो हाइट ऑफ टावर है एच, तो ये एच किससे मिलके बना, ई डी और डी सी से मिलके बना, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ई डी नहीं पता, तो मैं अभी इसको हाल फिलहाल वाई मान लेती हूँ, तो ई डी मेरा वाई है और डी सी जो है वो 7 है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो अब मुझे एक्चुअली वाई निकालना है, ये वाला पोर्शन, डन। अब हम लोग पहले एक ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, ओके, कंसीडर ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी 90 डिग्री है, ठीक है, थीटा कितना है 45 डिग्री। अब देखो बेटा एक पॉइंट समझो, मैंने ये ट्रायंगल क्यों लिया, मैंने ये ट्रायंगल इसके लिए लिया क्योंकि इस ट्रायंगल की मदद से मैं बी सी फाइंड कर सकती हूँ, क्योंकि जो बी सी की वैल्यू होगी वही वैल्यू यहाँ पर ए डी की होगी, और ये वैल्यू मुझे हेल्प करेगी वाई को निकालने में, बात समझ में आई ना। क्योंकि अगर पहले मैं ये वाला ट्रायंगल लेती ना बेटा, तो मेरे पास सिर्फ डिग्री है, ना ये वाला साइड है और ना ही ये, क्योंकि ये तो निकालना ही है, तो मुझे क्या करना पड़ जाएगा, तो मुझे
एक साइड तो निकालना होगा, तो मेरे लिए ये वाली साइड ज़रूरी थी। तो इसके लिए मुझे ये साइड चाहिए बिकॉज दे बोथ आर इक्वल। ये वाली साइड कहाँ से मिलेगी? तो जब मैं ट्रायंगल ए बी सी कंसिडर करूँगी तब मिलेगी मुझे। तो इसके लिए मैं ट्रायंगल ए बी सी कंसिडर किया, जिसके अंदर टेन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। सो देयरफॉर टेन थीटा की जगह क्या लिख दूँ? 45। अब देखो बेटा, ये 45 डिग्री है, इसके सामने वाली को अपोजिट साइड बोलेंगे और ये बगल वाली क्या हो जाएगी? एडजेसेंट साइड। ठीक है, अपोजिट ए बी एडजेसेंट बी सी। सो देयरफॉर 1045 इज इक्वल्स टू ए बी कितना है? 7, और बी सी कितना है वो तो निकालना है। 1045 की वैल्यू होती है 1, तो 1 इज इक्वल्स टू 7 अपॉन बी सी, ये बी सी यहाँ पे ले लो। सो देयरफॉर बी सी इज इक्वल्स टू 7 मीटर। ठीक है बेटा, तो क्लियर हो गया कि ये कितना है? 7 मीटर। तो इसके लिए ये कितना हो जाएगा? 7 मीटर। अब हम ट्रायंगल ले सकते हैं, ट्रायंगल ए डी ई, जहाँ पे डी 90 डिग्री होगा। नाउ कंसीडर ट्रायंगल ए डी ई। ठीक है, ए डी ई। अब ए डी और ये, नाउ देखो ये थीटा, तो ये ऑपोजिट साइड, और ये हो गई एडजेसेंट साइड। ठीक है, डन। तो 1060 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो देयरफॉर 1060 डिग्री इज इक्वल्स टू अपोजिट क्या है? y, मतलब ई डी, और ये क्या हो गई? ए डी। 1060 होता है √3, ये h अपॉन ए डी कितना था? 7। इसको यहाँ पे ले लो, 7√3 इज इक्वल्स टू हाइट। ठीक है, अब बेसिकली सॉरी ये y, हाइट नहीं लेंगे ना, y लेंगे ना इसको। नाउ इसको हम लोग इक्वेशन 1 दे देते हैं। तो हमारे इक्वेशन 1 में हमने बोला कि ई सी जो है वो h है और h जो है वो y+7 है। ठीक है, ई सी इज इक्वल्स टू h और h जो है वो y+7। तो h इज इक्वल्स टू 7√3 + 7, h इक्वल्स टू 7 कॉमन निकाल दो, क्या हो जाएगा? √3 + 1। वैसे आंसर आपका यहाँ तक भी आ गया, कोई इशू नहीं है। अगर आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो 7 और √3 को आप ना 1.73 लिख सकते हो +1। हालांकि ज़रूरत नहीं है, ठीक है, पहले बताते ज़रूरत नहीं है इसकी। तो 7 1.73 इसको प्लस करोगे तो कितना आएगा? 2.73। h इज इक्वल्स टू 7 3 ज़ा 21, 2 कैरी 49, 50 51, 5 कैरी 14, 19, कितना आया? 19.11 मीटर हाइट ऑफ द टावर। हालांकि आपके स्कूल में बोल देंगे कि आप इसको यहाँ तक फिनिश कर सकते हैं, बट क्या थोड़ा थोड़ा स्कूल टू स्कूल डिपेंड हो जाता है ना, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ सिखा दी। डन, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, क्या है? अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। ओके, एक टेंट है सिलेंडर के शेप में। ओके, और इसके ऊपर एक कॉनिकल टॉप रखा हुआ है। डन। If the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter, if the height and diameter of the cylindrical part, ये cylindrical part है, diameter कितना बोल रहा है? 4 मीटर। ठीक है, और height कितनी कह रहा है यहाँ पर इसकी? 2.1 मीटर। and the slant height of the top is 2.8 मीटर। ये रहा slant height। ठीक है, L that is कितना है? 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट। तो ये टेंट बनाने में कितना कैनवास यूज हुआ वो बताना है और प्लस उसका कॉस्टिंग निकालना है। तो चलिए पहले इसको थोड़ा सा अपन सॉर्ट आउट कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है सिलेंडर और कोन। ठीक है, डायमीटर दोनों का सेम होगा 4 मीटर,
4 मीटर और रेडियस हो जाएगा 2 मीटर 2 मीटर। ठीक है, यहाँ पे हाइट दी हुई है 2.1 मीटर और यहाँ पे एल दिया हुआ है 2.8 मीटर। ठीक है, एरिया ऑफ कैनवास। अब कैनवास का एरिया निकालना है, इसका मतलब कि दोनों में कितना क्लॉथ यूज हुआ था वो निकालना है, तो मतलब सी ए से निकालना होगा। ठीक है, सी ए से ऑफ सिलेंडर प्लस कोन। सिलेंडर का क्या होता है 2 पाई आर एच और कोन क्या हो जाएगा पाई आर एल। ठीक है, पाई और आर कॉमन क्या हो जाएगा 2h प्लस एल। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7। रेडियस कितना है 2, एच कितना है यहाँ पर 2.1 प्लस एल कितना है 2.8। अब देखो बेटा, आप ना सिलेंडर का सी ए से और कोन का सी ए से अलग अलग निकाल के प्लस कर सकते हो, आंसर तभी सेम आएगा। मैं ज़्यादातर बच्चों को ये चीज़ सिखाती हूँ। द रीज़न इज दैट कि पाई पाई कॉमन निकल जाता है ना, बहुत सारी चीज़ कॉमन निकल जाती है, कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाती है, समझे आप। तो अब क्या आप अलग अलग करोगे, 2 बार पाई लगा दो, कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी हो जाती है। तो वैसे मैथ्स का पेपर क्या होता है ना, थोड़ा टफ होता है, सोचने के लिए टाइम चाहिए होता है, तो इसके लिए कहाँ कहाँ पे टाइम हम सेव कर सकते हैं ना, वो हम लोग कोशिश करते हैं। एंड दैट्स वाई मैं इस तरीके से सिखाती हूँ। मार्क्स पूरे मिलेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लेना। ओके, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, मैं बगल में कर लेती हूँ। ओके, ताकि थोड़ा सा कंटिन्यूटी बना रहे। तो कुछ कटिंग तो अभी हो नहीं रही है। 22/7 इंटू 2 इंटू 2.1 कितना होगा 4.2 प्लस 2.8। ठीक है, तो 22/7 इंटू 2 प्लस करोगे तो 2 प्लस 8 6 7 7.0 मतलब 7 हो गया। 7 7 कैंसिल, 22 इंटू 2 कितना हो जाएगा बेटा जी 44 मीटर स्क्वायर। एरिया आ गया 44 मीटर स्क्वायर। डन। अब इन्होंने क्या बोला है, find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of canvas of the tent at the rate of ₹500 per meter square. 1 मीटर स्क्वायर के 500 रुपए। तो हम कितना यूज कर रहे हैं 44 मीटर स्क्वायर यूज कर रहे हैं, तो हमें कितना कॉस्टिंग रहेगा। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, नाउ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर canvas is ₹500. So therefore cost of 44 meter square canvas is equals to how much। ठीक है, सो देयर फोर कॉस्ट इज इक्वल्स टू क्या कर लोगे मल्टीप्लाई कर लोगे, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 44, 2 0 लगा दिए, 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी 22, तो कितना आया बेटा 22,000 रुपये टेंट का अपना खर्चा रहेगा। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है यहाँ पे, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ द टॉप इज 5 सेंटीमीटर, जो खुला हुआ है। ठीक है, इट इज फिल्ड विद द वाटर अप टू द ब्रिम, वो पूरा पानी से भरा हुआ है खचाखच। व्हेन लेड शॉट्स ईच ऑफ विच इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर ड्रॉप इनटू द वेसल, जब उसको पानी में गिराया जाएगा तो 1/4 जितना पानी जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो कितने शॉट्स हम उस पानी में डालेंगे हमें बताना है। ठीक है, नहीं है समझ में, चलो देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, वो आपसे कह रहा है कि आपके पास एक इन्वर्टेड कोन है। ठीक है, और ये कोन ठीक है, इसकी हाइट आपको दी हुई है 8 सेंटीमीटर, तो इसकी कंप्लीट हाइट आपको दी हुई है 8 सेंटीमीटर एंड विच इज ओपन विद द रेडियस ऑफ, ये सेंटर हुआ। ठीक है, तो इसका रेडियस कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। डन। एंड इट इज फिल्ड विद द वाटर, ये पूरा का पूरा जो है वो ब्रीम तक जो है वो ऊपर तक पानी से फिल्ड है। व्हेन द लेड शॉट्स ईच ऑफ विच इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। अब इसमें हम लोग ना कुछ ऐसे लेड, मतलब वो होता है ना मेटल है ना लेड, ठीक है, उसके अपन कुछ ऐसे बॉल्स डाल देते हैं। ओके, तो जैसे ये बॉल्स डालोगे तो कुछ पानी जो है वो बाहर आके गिरेगा। कितना पानी बाहर गिर रहा है 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। तो हमने कितने ये लेड बॉल्स डाले वो अपन को निकालना है। ओके, तो यहाँ पे आपके पास एक शेप है कोन का जिसमें रेडियस है 5 सेंटीमीटर और हाइट है 8 सेंटीमीटर, और एक है स्फीयर
जिसमें रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। दो अलग अलग रेडियस है, इसके लिए इसको 1 और इसको 2 मान लेंगे हम लोग। अब कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट बेटा क्या बोल रहा है कि अगर, अब एक बात समझो, पता है हमने 9th में किया था आर्किमिड्स प्रिंसिपल, जहां पर हम लोग अगर कोई चीज पानी में डालते हैं तो पानी कुछ अमाउंट बाहर निकल जाता है, याद है। अब समझो कि एक ना यूं बकेट है, घर पे आपके बकेट है पूरी फुल पानी से भरी हुई, और आप उसके अंदर समझो अपना हाथ या अपनी एक टांग ऐसे डाल देते हो अंदर, तो कुछ पानी बाहर निकलेगा ना। ना तो पॉइंट इज कि कितना पानी बाहर निकला वो मुझे बताओ। अब पानी बाहर निकलेगा वो तो क्लियर हो गया, दैट इज फॉर श्योर। तो अब कितना पानी बाहर निकलेगा, समझो आप हो 13-14 साल के, आप अपनी टांग डालोगे, और अगर 5 साल का बच्चा अपनी टांग डालेगा, तो क्या दोनों का अमाउंट ऑफ वाटर सेम होगा? बोलो, नहीं होगा ना, सीधी सी बात है। तो ये अमाउंट ऑफ वाटर किस पे डिपेंड कर रहा है? ये अमाउंट ऑफ वाटर डिपेंड कर रहा है आपकी टांग की वॉल्यूम के ऊपर, मतलब उसके वजन के ऊपर। तो सिमिलरली यहाँ पर जितना पानी बाहर निकला वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा इन लेड शॉट्स के वॉल्यूम के ऊपर, जितना वॉल्यूम इनका होगा, ठीक है। जैसे ये गए तो पानी की जगह उन्होंने ले ली, तो पानी कहाँ गया? तो बाहर गया। तो जितनी जगह उन्होंने ली उतना पानी बाहर गया, तो वॉल्यूम जो इनका होगा वही पानी, उतना ही पानी बाहर निकला होगा। पॉइंट समझ में आई है अच्छे से ना? ठीक है। तो अब अपन क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि कितना पानी बाहर निकल रहा है? 1/4। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट कितना आया? टोटल वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन का 1/4 बाहर निकला, है ना? आई ना बात समझ में? ठीक है ना। अच्छा, अब ये जैसे मैंने बताया, ये जो पानी बाहर निकलेगा ये किसका वॉल्यूम होगा? जैसे मैंने कहा आप अपनी टांग डाल लो, तो आपकी टांग का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही पानी बाहर निकलेगा, तो जितना लेग शॉट्स का वॉल्यूम होगा उतना ही निकलेगा। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ कितने शॉट्स है वो तो पता ही नहीं है, तो हम उसको एन नाम दे देते हैं। एन लेड शॉट्स इज इक्वल्स टू 1/4। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और हमने स्फेयर में आर क्या लिया है? 1, ठीक है। अब लेड शॉट्स कैसे शेप के हैं? स्फेयर, तो स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, इसके लिए R2, और कितने हैं वो तो नहीं पता, तो इसके लिए n ले लिया। बिंगो, बात समझ में आई। और यहाँ पे 1/4 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। क्या करेंगे? दोनों इक्वल टू में पाई पाई है, काट लेंगे, ठीक है। अब आपको बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे, पहले इसका वॉल्यूम निकालो, फिर उसका 1/4 करो, फिर उसको यहाँ पे रखो, फिर फॉर्मूला, मतलब कि लिटरली आपका 1.5-2 पेज तो भर जाएगा। उसके साथ साथ जो टाइम कंज्यूम होगा डिफरेंट कैलकुलेशन करने में वो तो अलग मथा बच्ची। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम ऐसे करते हैं, सो दैट क्या पाई पाई कैंसल, तो बाय लगाने की झंझट ही नहीं बिल्कुल भी। आई ना बात समझ में? ठीक है। अच्छा, अब चलो, तो क्या बचा हमारे पास? 4/3 आर क्यूब स्क्वायर, यहाँ पे 1/4 इंटू 1/3 इंटू आर स्क्वायर 1 इंटू एच। दोनों के अपने में 3 है, काट दिए, निकल गया, ठीक है। तो अब क्या बचा हमारे पास? n मल्टीप्लाई बाई, ये r है, ये r2 है, r2 की वैल्यू क्या है? 0.5, ये 1/4 और यहाँ पे r1 कितना है? 5, और हाइट कितनी है? 8, ठीक है। सो देयरफॉर n इंटू 0.5 क्यूब इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? 4 1 जा 4 2 जा, है ना। तो 25 इंटू 2 कितना हो गया? 50। मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर लेती हूँ सो दैट आपको क्लियर हो जाए, फिर पेज पलटेंगे ना तो कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। तो n इंटू 0.5 क्यूब इज इक्वल्स टू 25 इंटू 2, 50 लिख दिया पर मैं भूल गई, चलो। तो n इंटू 5/10 इंटू 5/10 इंटू 5/10 इज इक्वल्स टू कितना है? 50। 1 जा 2 जा 1 जा 2 जा 1 जा 2 जा, तो n मल्टीप्लाई पे कितना आया? 2 2 जा 4 4 2 जा 8। सो देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 50 मल्टीप्लाई बाय 8, कितना आ गया बेटा? 400। कितने आ गए? 400 लेड शॉट्स। डन, क्लियर। बचा एक मिस्टेक होगी मुझसे,
ये मैंने आर लिखा, ये 4 तो मैंने भूल ही गई, तो चलो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में जाएगा, ये 4 मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी 4 मल्टीप्लाई में, समझ में आया नहीं, वाला 4 में आगे कंटिन्यू में लिखना ही भूल गई। ओके, तो ये 4 मल्टीप्लाई में जा रहा है, यहाँ पर ये 4 मल्टीप्लाई में है, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई में, तो कितना आया 400। सो देयर 4n इज इक्वल्स टू 400, तो n इज इक्वल्स टू 400 डिवाइड बाय 4। ओके, तो कितना आ गया, n इज इक्वल्स टू 100 आंसर है। ओके, मेरे को डाउट लगा 400 इसका आंसर था तो नहीं, फिर कैसे हो गया, तो यहाँ पे फिर देखा, मैंने चेकआउट कर लिया, तो मैंने 4 कंटिन्यूटी में लिखना भूल गई थी मैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेज वेस्ट हो गया ये वाला। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सर्वे रिगार्डिंग द हाइट इन द सेंटीमीटर ऑफ 51 गर्ल्स ऑफ क्लास 10th आर गिवन, फाइंड द मीडियन, मीडियन निकालना है। अब आपको यहाँ पे कैसा दिया हुआ है, इंटरवल ऐसे कंबाइन नहीं है ना, ऐसे लेस देन 140 लेस देन 145, तो पहले तो हमें इसका क्लास इंटरवल बनाना होगा, फिर दूसरा हम लोग को इसमें बनाना होगा फ्रीक्वेंसी। अब बोलोगे मैम फ्रीक्वेंसी दी हुई है, नहीं दी हुई है, इन्होंने देखो कितना बोला है कि हाइट कितने गर्ल्स की दी हुई है 51, यहाँ पे एंड में क्या है 51, दैट मीन्स कि ये सी एफ है। अगर जितना नंबर ऊपर दिया है उतना ही आता तो सी एफ। अगर ये पॉइंट समझ में नहीं आया तो एक पॉइंट और समझो, देखो इनकी वैल्यूज बढ़ती जा रही है, 4 11 29 40 46। अगर फ्रीक्वेंसी होता है ना फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी में नंबर आगे पीछे होते हैं, समझो 4 11 होगा, ठीक है, फिर 40 होगा, फिर 29 उसके नीचे होगा, आगे पीछे होगा, ऐसे कंटिन्यूटी में इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं आएगा। तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसका मतलब कि ये एफ नहीं है भैया, सी एफ है। बहुत सारे बच्चे इसको एफ मान के सी एफ अलग निकालते हैं, और फिर पूरे के पूरे 4 मार्क जीरो, कुछ भी नहीं मिलता है इसके अंदर। ठीक है, तो प्लीज़ ये चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना। तो चलो पहले इसका हम लोग बनाएंगे इंटरवल। ओके बच्चों, तो ये मैंने टेबल बना दिया। पहले हम डिसाइड करते हैं फ्रीक्वेंसी, सॉरी क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल कैसा है यहाँ पे, लेस देन 140, तो ये लेस देन 140 को लेस देन 140 रहने देते हैं। अब देखो यहाँ पे गैप कैसे, अब इन दोनों का पेयर बनेगा, ठीक है, 140 टू 145, देन 145 टू 150, बस इनका भी पेयर बनाते जाओ, ठीक है, तो इंटरवल क्लियर होता जाएगा। 150 टू 155, 155 टू 160, 160 टू 165, आ गया यहाँ तक, डन। ओके, अब मैंने कहा था कि ये आपको क्या दिया हुआ है, सी एफ दिया हुआ है, तो सी एफ की जगह पे लिख दो 4 11 29 40 46 और 51, डन। अब अपने को बनाना है फ्रीक्वेंसी, तो कैसे करेंगे, देखो घबराने वाली बात नहीं है, द पॉइंट इज दैट कि हम सी एफ में फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाते हैं, है ना, इसमें हम लोग क्या करेंगे, माइनस करते जाएंगे। तो पहला तो एज इट इज रहेगा, अब 11 में से 4 माइनस करो कितना बचेगा 7, 29 में से 11 माइनस करो कितना बचेगा 18, 40 में से 29 माइनस करो कितना बचेगा, 40 में से 29 11, ठीक है, 46 में 40 माइनस करो तो 6, 51 में से 46 माइनस करो तो 5, बन गया फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ओके अब हमारे पास n कितना है 51, मीडियन निकाला होगा, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाय एच, ठीक है, ये फॉर्मूला रहता है। अब सबसे पहले शुरुआत n से करनी होगी, तो n क्या है अपने पास 51, जो भी लास्ट होता है वो 51 हमारा n होता है, तो n अपॉन 2 क्या होगा बेटा 51 अपॉन 2, मतलब कि 25.5 जाएगा, ठीक है। अब जैसे n अपॉन 2 आ गया, तो इससे जस्ट ग्रेटर सी एफ की अपन वैल्यू देखते हैं, तो 25.5 से जस्ट ग्रेटर कौन सा हो गया 29, जैसे ही जस्ट ग्रेटर आ जाए उसको कर दो ब्लॉक, ये कर दिया ब्लॉक। अब जैसे ही ब्लॉक कर दिया सारी वैल्यूज, 29 अपने डिसाइड किया, इसके ऊपर वाला जो होता है उसको सी एफ लेते हैं, तो सी एफ कितना आ गया 11, 29 की ये वाली फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं 18, और इसी का ही हम लेंगे लोअर लिमिट L 145, हाइट कितना है, गैप कितना है दोनों इंटरवल्स के बीच में 5 का, दैट्स इट, सब कुछ आ गया।
अब इसको मैं यहाँ पे लिखकर कंटिन्यूटी कर लेती हूँ, ठीक है। सो m इज इक्वल्स टू l प्लस n अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाय h। तो m इज इक्वल्स टू l कितना है अपने पास 145, n अपॉन 2 25.5 माइनस सी एफ कितना है 11, ठीक है। सारे वैल्यूज यहाँ पर है ना, वही से देख के मैं लिखती जा रही हूँ। f कितना था 18 और h कितना है 5, ओके। प्लस सो 145 प्लस 25.5 माइनस 11 करेंगे, सो हम लोगों को क्या मिलेगा 25.5 में से 11 गया तो 14.5 अपॉन 18 मल्टीप्लाई बाय 5, 14.5 मल्टीप्लाई बाय 5 होल अपॉन 18 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 14.5 प्लस कितना मिलेगा अपने को 72.5, ठीक है। अपॉन में क्या आया 18, सो 145, मैं 14.5 क्यों बोल रही हूँ, 145 है तो 72.5 को 18 से हम डिवाइड करें तो हम लोगों को यहाँ पे कुछ मिलेगा लाइक 4.03, ठीक है। आप करके देख लीजिएगा, आपको इसके आसपास आंसर मिल जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 + 5 9, ठीक है। आंसर मिलेगा हम लोग को 149.03। डन बेटा, क्लियर। चलिए सो बच्चों, यहाँ पे हम लोगों ने फिनिश कर लिया सेक्शन डी ऑफ पेपर 2। सॉरी। सो आई होप यू एंजॉयड द सेशन एंड आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से और आपको बहुत ईजी मेथड के थ्रू सिखाऊं, सो दैट आपके पास अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन अकेले से भी आते हैं तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। बिकॉज सी बेटा, ये जो हम करते हैं दीज आर द प्रैक्टिस पेपर्स, ओके। कोई भी आपको ये बोल देना कि ये वाली बुक प्रिपेयर कर लो, इसमें से आपको आ जाएगा, तो दैट इज द नॉनसेंस, कुछ नहीं आता है, ठीक है। आप इनको प्रैक्टिस करते हैं सो दैट आप पेपर में इजीली उन आंसर्स को सॉल्व कर पाए, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो मेरी कोशिश वही होती है कि मैं आपको डिटेल में अच्छी तरीके से हर कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, आपकी फीडबैक्स मेरे लिए बहुत जरूरी है। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, बाय बाय, टेक केयर।